मुख्यमंत्री अभ्युदय फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था कि प्लासी के बाद अंग्रेजों ने कैसे अपनी सत्ता धीरे धीरे सुदृढ़ता की तरफ बढ़ते हैं सत्ता। आज हम लोग ये देखते हैं कि संवैधानिक विकास जो हुआ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, उसके द्वारा एक व्यवस्था बंगाल में स्थापित की जाती है और बंगाल के गवर्नर को अन्य प्रेसिडेंसी नगरों पर सर्वोच्च अधिमान्यता दे दी जाती है। और फिर उसमें यह भी दिखाया जाता है कि जो कंपनी के अधीनस्थ कर्मचारी थे, व्यापार भी भारत से सिर्फ वही कर सकते थे, यानी व्यापारी के एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ कंपनी और कंपनी के मातहत अधिकारियों को ही मिला हुआ था। अगर कंपनी और कंपनी के मातहत अधिकारी ही व्यापार करेंगे, उनको ही पूंजी मिलेगी, तो फिर जो दूसरे लोग हैं ब्रिटेन के नागरिक, उनको प्रॉब्लम जरूर होती। वो इन कर्मचारियों से ईर्ष्या जरूर करते और वो लोग कहीं ना कहीं विधायिका के सामने ऐसी मांग भी प्रस्तुत करते कि भारत के साथ व्यापार प्रत्येक ब्रिटेन वासी को करने का अधिकार प्रदान किया जाए। ठीक है, ऐसी चीजें आई भी, बाद में उसमें ये दिया भी नहीं गया, कंपनी थी। बाद में 1813 में वो मुक्त व्यापार दिया गया। तो पहले हम लोग 1893 और 1813 ये दो रेगुलेटिंग एक्ट देख लेते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग और चार्टर एक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं शासकों के क्रम पर। ठीक है, तो पहला है 1793 का एक्ट। देखिए 1773 में ये बात कही गई थी कि 20 वर्षों बाद कंपनी की पुनः समीक्षा की जाएगी, ये बात हुआ था। तो 1793 में जब समीक्षा हुआ तो ऐसा लगा कि कंपनी ठीक ठाक है, ब्रिटेन के हितों को वह बना के रख रही है, व्यापार कर रही है, ब्रिटेन को जब जरूरत हो रही है तो पूंजी भी वो दे रही है अनुदान के रूप में या ब्याज के रूप में सरकार को। इसलिए 1793 के एक्ट में पुनः कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी के एकाधिकार को पुनः 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अर्थात 1813 तक कंपनी ही अब भारत में व्यापारिक एकाधिकार को ग्रहण करेगी। दूसरा, इस एक्ट में एक चीज और कहा गया, इसमें कहा गया जो ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। कैसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी? ये शासक द्वारा निर्मित किया गया था। इनका कार्य था भारतीय मामलों की रक्षा। इसमें एक ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होता था जिस अध्यक्ष था इसका, और वह संसदीय व्यवस्था विधायिका में और कंपनी के नीच में नियंत्रण का कार्य करता था वो। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कई सदस्य थे। ठीक है, निदेशक, उपनिदेशक और 24 सदस्य, फिर एक वो अध्यक्ष है ना, ये सारे थे। इन सबका वेतन जो है, वेतन अब तक दिया कहा जा रहा था ब्रिटिश राजकोष से। ब्रिटिश राजकोष से दिया जा रहा है। चलो ठीक है भाई, ब्रिटेन में कार्य कर रहे हो, अपने हित के लिए कार्य कर रहे हो, तो ब्रिटिश राजकोष से दिया जाएगा। लेकिन 1793 के इस एक्ट में एक परिवर्तन किया गया। उसमें यह कहा गया इसके जो भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों का वेतन जो है वो भारतीय राजकोष से दिया जाएगा। क्यों भारतीय राजकोष से वेतन दिया जाएगा? लेकिन क्यों? सबसे बड़ी बात यहां इनका जो मंतव्य था उसके अनुसार ये कह क्या रहे हैं कि चूंकि कार्य जो है भारत के लिए कर रहे हैं, चाहे जहां से कर रहे हैं, कार्य भारत के लिए कर रहे हैं, तो अगर कार्य भारत के लिए कर रहे हैं तो वेतन भारत से मिलना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान में राजदूत होते हैं, कोई भी राजदूत, मान लो अमेरिका में एक राजदूत है, तो अमेरिका में रहकर कार्य किसके लिए? भारत के लिए। भाई भारत के वैदेशिक मामलों को स्थापित करने का काम राजदूतों का। ठीक है,
तो अगर वो अमेरिका में रह करके भारत के राजदूत की हैसियत से वहां कार्य कर रहे हैं तो इनको वेतन अमेरिका सरकार थोड़ा देगी, इनको वेतन तो भारत से ही मिलेगा, ठीक। लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा था। ब्रिटेन में रहकर, देखो, ब्रिटेन में रहकर ब्रिटेन के हित में, ब्रिटेन के लिए कार्य करना, लेकिन वेतन भारतीय राजकोष से, ये गलत था। एक उपनिवेश है भारत। अंग्रेज प्रारंभ से कहते हैं भारतीय सारे बड़े असभ्य हैं, ब्रिटेन के लोग इनको सभ्यता और सभ्य बनाने आए हैं, सभ्यता सिखाएंगे और सभ्य बनाने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो इस 1793 के एक्ट में यही हुआ कि कंपनी का जो शासन है उसको 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया और वेतन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का भारतीय राजकोष पर अधिभारित कर दिया गया, ठीक है। यही दो चीजें हुई 1813 का एक्ट। का चार्टर है। देखिए 1793 में कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया। 1813 में भी कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक। ये कहा गया कि अब 20 वर्ष बाद कंपनी के कार्यों की पुनः समीक्षा होगी और फिर डिसाइड किया जाएगा कि कंपनी का शासन भारत में रखा जाए या कुछ परिवर्तन किया जाए। तो फिर 1813 के बाद 1837, 1835 के बाद 1853, 57 में क्रांति हो गई। जब 57 में क्रांति हो गई तो लगा सही कि नहीं, हम लोग बढ़ा तो रहे थे समीक्षा के लिए, लेकिन कंपनी बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रही है, तो अगर भारत के साम्राज्य को बनाए रखना है तो कंपनी के शासन को समाप्त करना पड़ेगा। और कंपनी का शासन महारानी के आज्ञा पत्र के माध्यम से 1858 में समाप्त कर दिया गया और वहीं से चालू महारानी का शासन, ठीक है। तो वो चीजें यहां पुनः कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। दूसरा काम क्या किया गया, जो कंपनी का एकाधिकार था, हम लोगों ने इसकी बात की थी कि एकाधिकार के लिए पहले भी विरोध हो रहे थे ब्रिटेन में, लेकिन सरकार ने उस एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया था। अब यहां पर सरकार ने जब देखा कि विरोध की मात्रा ज्यादा होती जा रही है, लोग ज्यादा विद्रोही हो सकते हैं, तो अगर विद्रोही हो सकते हैं तो कोशिश क्यों न किया जाए कि उस विद्रोह को शांत रखने के लिए सबको दे दिया जाए, सब लूटो खाओ, क्या दिक्कत है। यहां पर ठीक वही कार्य किया गया, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन यह समाप्ति पूर्ण नहीं थी, यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ एकाधिकार। यहां पर भी दो चीज, चीनी और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। चीनी व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ये चीनी मतलब चीन के साथ व्यापार, चीनी मतलब शुगर से मत रखना, ठीक है। यहां चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन दोनों पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही व्यापार करती। इस क्षेत्र में कोई अन्य व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन अन्य जो भी वस्तु थी, जो भी वस्तुएं थी, उसमें कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता था, लेकिन इस व्यापार के एवज में उसे कंपनी को टैक्स चुकाना पड़ता। जो चुंगी पड़ती थी पहले कंपनी,
वो कंपनी टैक्स लेती इस समय भी, क्योंकि कंपनी के भी अपने खर्चे थे। भारत पर साम्राज्य की स्थापना कंपनी कर रही है, तो अगर सबको फ्री ट्रेड की अनुमति दे दिया जाए तो फिर कंपनी का खर्चा कहां से चलता? भाई लोग खाली कमाएं और टैक्स ना दें तो फिर सरकार कहां से चलेगी? सिर्फ सरकार ही दे सबको तो फिर सरकार कैसे चल सकती? भाई उसकी तो आय होनी चाहिए। तो क्या करती? हमसे टैक्स लेती है और फिर वही टैक्स वेतन के रूप में, चिकित्सा के रूप में, ट्रांसपोर्टिंग के रूप में हम ही को पुनः वापस कर देती है। हमसे लेती है 100 रुपया और लोगों को वापस करती है 90 रुपया, 10 रुपया सब खुद ही खा जाते हैं। इतना सब चलता रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आई। ठीक है, वेतन इत्यादि भाई जरूरी है, वो भी तो कार्य कर रहे हैं, उनको भी तो लेना चाहिए कि उनको एकदम नहीं चाहिए? भाई उनके वेतन, कार्य का, उनके रहन सहन, खाने पीने, भाई जब सारा दिन 24 घंटे वो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं तो फिर उनके लिए भी कुछ न कुछ तो चाहिए ही, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का यहाँ पर टैक्स के माध्यम से यूरोप का कोई भी व्यक्ति कंपनी के अधीन रहते हुए मातहत कर्मचारी नहीं होगा। कंपनी के अधीन रहते, कंपनी जैसी व्यापार की दशा बताएगी उसके अकॉर्डिंग करना होगा। वो व्यापार की अनुमति प्रत्येक नागरिक को मिल गई। बस ब्रिटेन से आओ, भारत से व्यापार करो। रिस्की था तो प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, वही कर सकता था जिसमें रिस्क उठाने की क्षमता होती। ठीक है, दूसरा जो कार्य किया इसमें, भारत में शिक्षा पर विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक बजट में प्रावधान किया गया। जो कंपनी का बजट था उसमें भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक का प्रावधान किया गया। लेकिन समस्या ये थी कि यह 1 लाख रुपए जो वार्षिक है, ये खर्च कैसे शिक्षा पर किया जाए, सबसे बड़ी समस्या। अब देखिए यहां पर अभी जल्दी में ही एक प्रोफेसर यशपाल की बुक आई है, और प्रोफेसर यशपाल की बुक में यह कहा गया है कि 1820 के आसपास उन्होंने पुराने सब उसमें सरकारी पत्र इत्यादि के माध्यम से एक शोध पत्र तैयार किया है इस बुक में, और उसी का इन्होंने प्रकाशन कराया। उसमें ये बता रहे हैं कि भारत में शिक्षा का जो स्तर है वो लगभग संपूर्ण भारत की अगर शिक्षा देखी जाए साक्षरता दर, तो लगभग 90% के आसपास थी। क्योंकि भारत में साक्षरता देखी जाती है, शिक्षा का स्तर नहीं देखा जाता है कि आप कितना पढ़े, साक्षर है कि नहीं साक्षर है। और साक्षर का मतलब हुआ कि आप लिख सकते हो और पढ़ सकते हो, बस। यानी इमला लिखना आता हो और आपको पेपर पढ़ना आता हो, 2 चीज अगर आती हैं तो आप साक्षर हैं। प्रोफेसर यशपाल ने अपनी उस बुक में यह कहा कि 1820 के आसपास भारत में साक्षरता दर 90% थी। तो अगर भारत में साक्षरता दर 90% है और वो ये भी कह रहे हैं कि उस समय 1 लाख से ज्यादा स्कूल, प्राथमिक विद्यालय भारत में संचालित हैं, कैसे? ये कहा कि जो स्कूल है ये गुरुकुल माध्यम में है, गुरुकुल की तरह ये सारे स्कूल। अब गुरुकुल की तरह कैसे? जैसे हम लोग अगर भारतीय हिंदू शिक्षा पद्धति को देखें तो उस शिक्षा पद्धति में गुरुकुल माध्यम ही चलता था। जैसे कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा देना चाहता हो वो अपने घर को ही स्कूल बना लेता था, उसी के घर बच्चे आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और फिर दान इत्यादि दे देते थे ताकि उसकी जीविका भी चलती रहे। तो घर में एक गांव में कई 2-2, 3-3 गुरुकुल हो जाते थे, 2-3, 4 शिक्षक हो जाते थे, तो उससे हर बच्चा लगभग शिक्षित हो जाता था और गुरुकुल में भेदभाव इत्यादि की चीजें नहीं होती थी। ठीक, यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था उस समय अच्छी रही होगी। फिर अंग्रेजों को 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए किस शिक्षा व्यवस्था के लिए दिया गया?
अब समस्या यही आ गई, अंग्रेजी साम्राज्य बढ़ रहा है। अब अगर अंग्रेजी साम्राज्य बढ़ रहा है तो इस साम्राज्य की सुरक्षा भी जरूरी है। अब इस साम्राज्य की सुरक्षा होती तो कैसे होती, इस साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कर क्या सकते हैं। अब इस साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के दिमाग में एक बात आई, उन्होंने कहा कि छोटे छोटे पदों के लिए ब्रिटेन से लोगों को बुलाया जाए, अत्यधिक वेतन पर अगर उनको कार्य किया जाए तो फिर कंपनी के हाथ में कोई भी राजस्व की बचत नहीं होगी। तो अगर कंपनी के हाथ में किसी भी प्रकार के राजस्व की बचत नहीं होगी तो फिर उसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भारतीयों को ही क्यों ना हम उस लायक बना दें कि उन्हीं भारतीयों को हम भारतीय अंग्रेजी शासन व्यवस्था में निम्न पदों पर नियोजित किया जा सके। और भारतीयों को अंग्रेजी शासन व्यवस्था में निम्न पदों पर नियोजित करने के लिए ही अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था का स्वीकार किया। देखिए 1 लाख, अब ये 1 लाख तो आया, लेकिन अब समस्या ये हो गई शिक्षा का माध्यम क्या होगा। ठीक है, बात हम लोग शिक्षा के माध्यम की कर रहे थे। तो इस शिक्षा के माध्यम के लिए सबसे पहले एक विवाद हुआ, 2 गुट बन गए। एक गुट ये कह रहा था कि जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो भारतीय भाषा में होनी चाहिए, और दूसरा गुट ये कह रहा था कि अंग्रेजी में होनी चाहिए, यानी इंग्लिश भाषा में। अब समस्या ये हो गई कि किस भाषा को हम प्राथमिकता दें। तो अंत में जब विलियम बेंटिंग यहां गवर्नर जनरल आए बनकर, तो इन्होंने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, और इस समिति का कार्य यह था कि वह भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में, माध्यम और स्तर के विषय में संस्तुति दे। ये बात आ गई। फिर लॉर्ड मैकाले में लास्ट में भारत में शिक्षा व्यवस्था पे जो भी किया वो तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को तवज्जो दी, और इन्होंने भारत और अरब का जो भी साहित्य था उसको कूड़ा बताया। इन्होंने यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था की तुलना में, शिक्षा या साहित्य की तुलना में उन्होंने भारतीय और अरब जगत के संपूर्ण साहित्य को कूड़ा बता दिया। इन्होंने ये कहा कि भारत और अरब में उपस्थित जितना भी साहित्य है वो सारा साहित्य यूरोप के किसी भी लाइब्रेरी की अलमारी में रखे हुए एक तहखाने में जो भी जितना साहित्य है उसके बराबर भी नहीं है, और उससे ज्यादा तो है नहीं की। तो वो चीजें थी, ठीक है। तो ये शिक्षा का जो विकास था उसका मूल उद्देश्य था कि बढ़ते हुए अंग्रेजी साम्राज्य में यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए ऐसे शिक्षित भारतीयों को उत्पन्न किया जाए जो शिक्षित भारतीय रूप और रंग से भारतीय हों, लेकिन विचार से अंग्रेज हों। ये कोशिश की गई, और जो भी भारतीय थे इनको निम्न पद प्रदान किए गए। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में निम्न पद प्रारंभ में प्रदान किए गए थे, और ये निम्न पद से संतुष्ट थे। बाद में यही शिक्षा व्यवस्था या जिनको निम्न पद प्रदान किया गया था, इन्हीं लोगों ने मिलकर मध्यम वर्ग का निर्माण किया। भारत में इससे पहले मध्यम वर्ग नहीं था, या तो निम्न वर्ग था या उच्च वर्ग था, ठीक है। इन्होंने मध्यम वर्ग का निर्माण किया, और यह मध्यम वर्ग ही बाद में 1857 की क्रांति या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा होता है। यानी मध्यम वर्ग का विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था, और वही मध्यम वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करता है और भारत की आजादी के लिए प्रयास। तो ये चीजें थी। नेक्स्ट देखते हैं।
इसी एक्ट में एक और प्रावधान किया गया, यहां कहा गया ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दे दी गई। छूट दे गई। अब अगर मिशनरियां भारत में आती हैं तो इस मिशनरियों का कार्य क्या होगा? देखिए यहां से क्या होता है, मिशनरियों के क्या कार्य क्या होगा? पहला, धर्मांतरण। इन्हें सरकारी सहयोग भी मिला है मिशनरियों को। मिशनरियों को सरकारी सहयोग भी मिलता था। पहला कार्य धर्मांतरण। अब इस धर्मांतरण के लिए सामाजिक कार्य करती थी। जैसे इनका जो प्रमुख कार्य हुआ वह हुआ शिक्षा में, स्कूल स्थापित करना, ठीक है, बहुत सी चीजें, चर्च वर्च का निर्माण, ये सारा कुछ इन्होंने ही किया। सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने किया और आज भी बहुत सी मिशनरीज स्कूल चलते भी हैं। दूसरा जो कार्य किया वो किया चिकित्सा में। शिक्षा और चिकित्सा पर ही इन मिशनरियों ने फोकस किया और इन्हीं सब के माध्यम से यह कार्य किया। प्रारंभ में इन मिशनरियों का मुगल शासकों ने विरोध किया था। ब्रिटिश भी नहीं चाहते थे कि प्रारंभ में हम धर्मांतरण की प्रक्रिया चालू कर दें, क्योंकि अगर प्रारंभ से ही धर्मांतरण की प्रक्रिया में जाते तो स्वाभाविक था धर्म के आड़ में भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों का विरोध ठीक वैसे ही किया जाता जैसे पुर्तगालियों का विरोध अंग्रेजों के आने के बाद किया गया और भारतीयों ने पुर्तगालियों को सहयोग करने की अपेक्षा अंग्रेजों को सहयोग किया। इसलिए प्रारंभ में जब तक कंपनी भारत में कमजोर थी या स्वयं को कमजोर मानती रही तब तक उसने भारत में धार्मिक हस्तक्षेप नहीं किया। जब उन्हें लग गया कि अब वो भारत में काफी मजबूत हो चुके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, धर्मांतरण के कार्य में भी वो धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं, तब उन्होंने 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की पूरी छूट दे दी ताकि भारत में कुछ न कुछ धर्मांतरण किया जा सके, कुछ न कुछ ईसाई बनाए जा सके, कुछ लोग अपने विश्वास पात्र भी बनाए जा सके। यानी धार्मिक रूप से भी भारतीयों को अपने साथ जोड़ने की प्रक्रिया का प्रारंभ 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पुनः गवर्नर जनरल पर आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस (1786 से 93). देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के बाद दूसरा ऐसा वायसराय, वो गवर्नर जनरल जिसने कुछ अच्छे कार्य भी किए। जैसे पहली बार कॉर्नवालिस ने भ्रमणशील न्यायालय की स्थापना की और ये भ्रमणशील न्यायालय जो स्थापित किए गए ये बंगाल में किए गए और इनकी संख्या थी 4। देखिए, दूसरा, अब तक अगर हम लोग 73 से पूर्व देखें, वारेन हेस्टिंग्स के आने से पूर्व, तो उसमें हम लोगों ने यह देखा था कि उस समय फौजदारी जो न्याय था वो अंग्रेजों ने अपने अधीन नहीं लिया। दीवानी न्याय अपने अधीन लिया, फौजदारी न्याय को नहीं लिया था। वारेन हेस्टिंग्स से आए तो उन्होंने फौजदारी न्याय स्वयं भी ग्रहण किया, फौजदारी न्याय भी ब्रिटिश कंपनी करने लगी और फौजदारी न्याय पर कंट्रोल के लिए उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी थी, साथ में जिला न्यायालयों की भी स्थापना की थी। लेकिन जब देखा गया कि जिला न्यायालय बहुत ज्यादा वो सी चीजें नहीं है तो इसने क्या किया कि जिला न्यायालय खत्म कर दिए गए। ठीक है, और जिला न्यायालयों के स्थान पर भ्रमणशील न्यायालय स्थापित किए गए और ये भ्रमणशील न्यायालय संपूर्ण बंगाल में
जहां जरूरत होती थी वहां जाकर के न्यायिक कार्य किया करते थे, अर्थात त्वरित न्याय की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरा कार्य किया, कार्नवालिस संहिता यानी कार्नवालिस कोड का गठन किया, यानी एक ऐसी नीति नियम की पुस्तक तैयार कराई जिसके आधार पर शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। ये ज्यादातर जो भी संहिता में कार्य थे वो जिला स्तर के थे। इसमें डीएम का भी पद दिया था, पुलिस ऑफ सुप्रिंटेंडेंट यानी एसपी के पद का भी श्री गठन किया। इससे पहले एसपी का पद नहीं होता था। डीएम को फौजदारी और दीवानी न्याय, ये भी दिया, अर्थात डीएम क्या हो गया, मजिस्ट्रेटिव पावर भी रखने लगा। एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ मजिस्ट्रेटिव पावर भी डीएम के पास आ गई। तो कई ऐसे कार्य इसके अच्छे आते हैं जिन्होंने कुछ कार्य किए। दूसरा काम जो उन्होंने किया 1790 में, काफी महत्वपूर्ण कार्य है। 1790 में राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए 1 वर्षीय अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। एक प्रयोग के तौर पर था ये। 1 वर्षीय अस्थायी बंदोबस्त हर साल रिन्यूअल हो जाता था, ठीक है। यही अस्थायी बंदोबस्त 1793 में, 10 वर्षीय है ये, 10 वर्षीय अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। 1793 में यही 10 वर्षीय अस्थायी बंदोबस्त को 10 वर्षीय कट गया, अस्थायी बंदोबस्त कर दिया गया। अस्थायी भूमि बंदोबस्त है ये। अब इस अस्थायी भूमि बंदोबस्त की बात जब करते हैं तो ये ज्यादातर बंगाल के ही क्षेत्र में लागू किए गए। कुछ अवध में भी था, अवध, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यहां पर यह अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार ही भूमि का स्वामी होता था। देखिए, जमींदार ही भूमि का स्वामी है और जो किसान है उसे सिर्फ उत्पादन करना है। उसे भूमि का स्वामी स्वीकार नहीं किया गया अस्थायी भूमि बंदोबस्त में, और जमींदार को अधिकार दिया गया कि वह किसान को भूमि से बेदखल भी कर सकता है, लेकिन तब जब किसान राजस्व की मात्रा ना दे तब। यदि किसान राजस्व की मात्रा टाइम टू टाइम दे रहा है तो उसकी बेदखली ऐसे नहीं हो सकती थी, तब वो फिर दीवानी न्यायालय के माध्यम से होती, किसान की कोई ना कोई कमी हो। लेकिन भूमि का स्वामी जमींदार को माना गया, न कि किसान को माना गया। अर्थात किसान जमींदार की भूमि पर खेती करने वाले मात्र मजदूर रह गए या अधियार रह गए, यानी आधे पर खेती करना, एक राजस्व की मात्रा, रेहन इत्यादि जो भी हो, ठीक है, एक किसान खाली रह गया। ठीक, इस अस्थायी भूमि बंदोबस्त में क्या होता था, देखिए, जो जमींदार है ये भी तो सिर्फ राजस्व वसूल करके अंग्रेजी राजकोष में जमा करने का ही कार्य करते थे। तो अगर अंग्रेजी राजकोष में जमा करने का कार्य करते हैं तो संपूर्ण राजस्व तो जमा नहीं करेंगे, इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए भाई। 1 मिनट, देखिए, मान लीजिए कि एक ये जमींदारी क्षेत्र हो गया, ठीक, मानते हैं इतना बड़ा जमींदारी क्षेत्र है, इसमें यहां है जमींदार, कई गांव होंगे इसमें, इन सभी गांवों में जमींदार अपने अधीन या अपने मातहत कर्मचारी नियुक्त कर देता था, जिन लोगों को लंबरदार इत्यादि कहते थे। ठीक है, संभावना लंबरदार महलवाड़ी व्यवस्था में जो होते थे वो लंबरदारी कहे गए, तो यहां पर भी गांव में लगभग लंबरदार होते थे, उनको लोग लंबरदार ही कहते थे। ठीक है, इसका कार्य क्या था, यह राजस्व की वसूली करे अपने क्षेत्र से और फिर जमींदार साहब के पास ले जाकर जमा कर दे। ठीक है, उस राजस्व वसूली के एवज में राजस्व इसे भी देना पड़ता था, लेकिन इसको चूंकि जमींदार से नजदीकी होती थी इसलिए राजस्व में कुछ न कुछ
छूट मिल जाती थी। तो चलो लंबरदार महोदय को कार्य के रूप में कुछ न कुछ छूट मिली। अब बात आती है जमींदार साहब की। तो जमींदार साहब को क्या होता था, जितना भी राजस्व यहां एकत्रित करते थे, ठेका प्रणाली खत्म हो गई, जितना भी राजस्व एकत्रित करते हैं उसका एक हिस्सा 1/11 भाग ये जमींदार साहब को कमीशन मिलता था। ये जमींदार साहब का कमीशन हो गया, ठीक है। इतना भाग लेने के बाद शेष 10/11 हिस्सा ये राजकोष में जमा करना होता था, ठीक। ये बात आ गई। अब समस्या क्या हुई कि बहुत से जमींदार, भाई आपको मान लीजिए कि इस संपूर्ण क्षेत्र में ये कहा गया है कि आप यहां से 10 लाख रुपए जमा करेंगे, ठीक। तो 10 लाख रुपए आपको जमा करना है। तो 10 लाख अगर जमा करना है तो 10 लाख जमा करने के लिए 10 लाख रुपए एक मुश्त पूंजी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो जब तक सभी क्षेत्रों से राजस्व की मात्रा एकत्रित नहीं हो जाएगी तब तक उस पूंजी को आप जमा नहीं कर सकते। तो इसमें काफी जमींदार लोग काफी लेट लतीफी किया करते थे, बहुत ज्यादा। कभी स्थिति ये हो गई कि पूरा पैसे नहीं ले गए, 9:30 ले जाकर पहुंचे, साहब 50,000 कम है, अगली बार में जमा कर देंगे, अलग अलग चीजें। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, 1794 में एक कानून लाए जिसे सूर्यास्त कानून कहा गया। सूर्यास्त कानून। इस कानून में यह कहा इन्होंने कि एक डेट और टाइम निर्धारित होती थी, एक डेट निर्धारित होगी, सॉरी टाइम नहीं, डेट निर्धारित हो गई, टाइम तो स्वतः बन जाएगा। एक डेट निर्धारित होती थी कि फला जमींदार, मान लो लंपट सिंह नाम है जमींदार साहब का, लंपट सिंह महोदय इस डेट को टैक्स जमा करेंगे। तो सूर्यास्त कानून के अनुसार यह था कि इस डेट के सूर्यास्त तक यदि इन्होंने टैक्स जमा कर दिया, राजस्व जमा किया, तब तो इनकी जमींदारी रहेगी। यदि इन्होंने जमींदार राजस्व जमा नहीं किया तो इनकी जमींदारी समाप्त घोषित कर दी जाती थी और इनकी जमींदारी के स्थान पर पुनः एक नया जमींदार नियुक्त हो जाता था, ठीक है। तो ये एक व्यवस्था दे दी जो अधिकतर अवध का कुछ क्षेत्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले कुछ क्षेत्र में यह व्यवस्था चलती रही। तो बड़े बड़े जमींदार थे, बहुत बाद में यही सब काफी धनाढ़ हुए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। (1793) में ही कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा शुरू की। और इसीलिए कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहते हैं। यानी कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता, ठीक है। तो ये चीजें थी, पुलिस व्यवस्था का भी इन्होंने वही किया, कॉर्नवालिस संहिता दी, सिविल सेवा का जन्मदाता, कई चीजें ठीक था। लेकिन अब बात हम लोग कुछ और अभी युद्धों की करेंगे, तो वो ये होता है, उसके बाद करते हैं। मैसूर युद्ध हुआ, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो इनके समय में ये सारे हुए जो कि अंग्रेजी साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए काफी थे। दूसरा गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेजली। सॉरी, इस बीच में और कहेंगे सर जॉन सोर। (1793 से 98), ठीक। सर जॉन सोर, सर जॉन सोर 1793 से 1798। अब जब हम लोग इनकी बात करते हैं तो इन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया,
इनका जो काम था, जिसके लिए जाने जाते हैं, वो था अहस्तक्षेप की नीति का क्रियान्वयन। अहस्तक्षेप की नीति का क्रियान्वयन सर जॉन सोर को कहते जाना जाता है, क्योंकि अहस्तक्षेप की नीति की शुरुआत सर जॉन सोर ने ही की थी। और ज्यादातर पूछते भी हैं अहस्तक्षेप नीति किससे संबंधित है, तो प्रश्न आता है सर जॉन सोर। यानी इन्होंने भारतीय मामलों या भारतीय मामलों में किसी भी रजवाड़ों के किसी आंतरिक या बाह्य मामलों में उंगली नहीं की, यानी हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया, सिवाय एक को छोड़कर। किसको? अवध। कैसे? अवध में नवाब थे आसफुद्दौला। आसफुद्दौला, इनकी हो गई मृत्यु। आसफुद्दौला जब जीवित थे तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अपने एक पुत्र वाजिद अली को, ठीक है, वाजिद अली को घोषित किया। लेकिन कंपनी के निगाह में यह व्यक्ति अयोग्य था। अगर कंपनी के निगाह में यह व्यक्ति अयोग्य है तो क्या कंपनी चाहेगी कि यह नवाब बने अवध का? कदापि नहीं। इसलिए कंपनी ने वाजिद अली के स्थान पर आसफुद्दौला के ही दूसरे पुत्र सआदत खां, सआदत खां को नवाब पद के लिए समर्थन दिया और सआदत खां ही नवाब बने। यानी पहला आंतरिक मामले में उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप किसके द्वारा? सर जॉन सोर, जिसे हम अहस्तक्षेप नीति का प्रतिपादक भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। दूसरा काम देखिए इनके समय क्या हुआ। एक युद्ध हुआ, खुर्जा का युद्ध, 1795 में यह युद्ध हुआ था निजाम वर्सेज मराठे। और इस युद्ध में निजाम की पराजय हुई थी, जबकि निजाम के साथ जो संधि की गई थी उसमें यह कहा गया था कि कभी भी बाह्य आक्रमण या किसी अन्य का आक्रमण होगा तो उसमें अंग्रेज निजाम की सहायता करेंगे। लेकिन ऐसी संधि मराठों के साथ भी की गई, तो वो दोनों का आंतरिक मामला हो गया। इसलिए कंपनी के किसी के भी आंतरिक मामलों में या किसी की भी तरफ से युद्ध में प्रतिभाग नहीं किया। और इसी युद्ध से निजाम जो है वो इतना शक्तिहीन हो गया कि वो अंग्रेजों पर अब आश्रित हो गया था। ठीक है, तो इनके समय यह प्रमुख घटना हुई थी। अब नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, 1798 से 1805। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। लॉर्ड वेलेस्ली को जब गवर्नर जनरल बना करके बनाकर भारत भेजा गया तो उसे एक निर्देश दिया गया वहां से, और निर्देश यह था कि भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान करना। कि जाओ और भारत में अंग्रेजी शासन को इतना मजबूत कर दो कि कोई भी बाह्य आक्रमण उससे भारत से हटा ना सके। क्यों?
कारण यह था कि इसी के समय यूरोप में भी काफी उथल पुथल थी और 1795 के पश्चात 1795 के पश्चात यूरोप में एक व्यक्ति का उदय होता है, नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक। और 1798 में नेपोलियन ने मिस्र अभियान किया, क्योंकि 98 तक नेपोलियन ने लगभग संपूर्ण यूरोप को जीत लिया था सिवाय ब्रिटेन को छोड़ करके। तो अगर ब्रिटेन को नहीं जीता जा सका है तो उसमें डायरेक्टरी शासन में यह कहा गया कि किसी तरीके से ब्रिटेन को दंडित करना चाहिए, जो काफी समय से दंड से बचता चला आ रहा है। तो अब समस्या यह है कि ब्रिटेन को दंडित करें तो कैसे करें। तो अब ब्रिटेन को दंड करने के लिए नेपोलियन ने 3 योजना बनाई। एक तो ब्रिटेन के ऊपर डायरेक्ट हमला, डायरेक्ट हमला। दूसरा, जर्मनी स्थित हैनोवर के बंदरगाह पर हमला। और तीसरा था मिस्र के रास्ते भारत विजय, मिस्र अभियान। अब समस्या थी कि ब्रिटेन पर डायरेक्ट हमला करने के लिए इंग्लिश चैनल को पार करना पड़ता। इंग्लिश चैनल को पार करना पड़ता और समुद्र पर ब्रिटेन अभी भी सर्वश्रेष्ठ था। इंग्लिश चैनल, जिसे नेपोलियन जीवन भर एक खाई कहता रहा, वह अपने जीवन में कभी उसे पार नहीं कर सका। प्रयास तो बहुत किया लेकिन कभी पार नहीं कर सके। तो पहला हमला में इंग्लिश चैनल बाधक था, जिसे नेपोलियन पार नहीं कर सकता था। नेपोलियन भी जानता था कि जैसे इंग्लिश चैनल में फ्रांसीसी जहाज उतारे जाएंगे, ब्रिटेन की नौसेना उन जहाजों को इंग्लिश चैनल में ही तबाह कर देगी। इसलिए पहला जो नीति बनाई गई उसे तुरंत खत्म कर दिया गया। दूसरा था, जर्मनी में स्थित हैनोवर के बंदरगाह पर अगर विजय प्राप्त कर ले तो ब्रिटेन जहां से सबसे ज्यादा वस्तुओं का आयात निर्यात करता है, जिस बंदरगाह से, उस बंदरगाह को जीत लेने से उसके आयात निर्यात को प्रभावित तो कर सकते हैं लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए उसने इस नीति को भी समाप्त कर दिया। उसके बाद उसने मिस्र अभियान बनाया कि मिस्र पहुंचते हैं और फिर मिस्र के रास्ते हम भारत विजय का प्रयास करेंगे। यदि भारत के उपनिवेश को हम ब्रिटेन से छीन लें तो ब्रिटिश स्वतः ही आर्थिक रूप से पंग हो जाएगा, क्योंकि भारत उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे मजबूत कड़ी है। और अगर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था समाप्त होती है तो स्वाभाविक है कि ब्रिटेन फ्रांस की शरण में आ जाए या फ्रांस की अधीनता स्वीकार कर ले। तो ये नीति बनी। 1797-98 में नेपोलियन ने मिस्र को जीत लिया। यानी मिस्र को जीतने के बाद नेपोलियन का मार्ग क्या होता? भारत की तरफ। तो ऐसी स्थिति में वेलेज़ली को भारत में अंग्रेजी शासन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अस्थायी बनाने के लिए प्रयास करने की अनुमति के साथ भारत भेजा गया। अब बात यह उठती थी कि वो प्रयास क्या करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि उसने प्रयास कैसे किया। सबसे पहला जो कार्य किया इन्होंने, वेलेज़ली ने, वो था सहायक संधि। 1798 में ही लेकर के आए सहायक संधि। अब सहायक संधि है क्या? सबसे बड़ी बात, सहायक संधि थी क्या? इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार की 1798 में ही। सबसे पहला जैसे ही आए हैदराबाद के सामने, क्योंकि 95 खुर्जा के युद्ध में हैदराबाद पराजित हो चुका था, उसकी शक्ति पूर्णतः छीड़ हो चुकी थी। उसे शरण चाहिए था किसी न किसी का, किसी बड़ी शक्ति के द्वारा उसे सुरक्षा चाहिए थी।
इसलिए जैसे ही वेलेज़ली ने हैदराबाद के निजाम के सामने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, निजाम ने स्वतः ही बिना किसी लाग लपेट के सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। बाद में और भी शक्तियों ने हस्ताक्षर किए। अब सहायक संधि की बात देखें। इस सहायक संधि में थी क्या चीजें? पहला, जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करता है उसकी सुरक्षा का जो भार है वो कंपनी करेगी, पहला काम। अब अगर सुरक्षा कंपनी करती है तो फिर उस राज्य की सेना का क्या मतलब? यानी वह राज्य अपनी सेना को भंग कर दे। चलिए, सेना को भंग कर दिया, ठीक है, कंपनी पर आश्रित हो गए, यानी मेरी कोई सेना नहीं है। अगर हम कभी विद्रोह करने का प्रयास करें कंपनी के खिलाफ तो विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी की सेना कंपनी के लिए ही कार्य करेगी। इस कंपनी का जो वेतन प्लस खर्चा होगा, वह वेतन और खर्चा ये राज्य भुगतेगा। यानी राज्य अंग्रेजी सेना की जो कंपनी उसके राज्य में रुकी हुई है, उस कंपनी के संपूर्ण खर्चे का भार राज्य उठाएगा। दूसरा, ये अपने वैदेशिक मामले कंपनी को सौंपने होंगे। यानी किस राज्य से किस प्रकार के संबंध रखने हैं, यह इसका डिसीजन कौन करेगा? कंपनी करेगी। आप किससे युद्ध करना चाहते हैं, इस राज्य से वैवाहिक रिश्ता रखना चाहते हैं, किसके यहां जाना चाहते हैं, किसके यहां आना चाहते हैं, यह सारा कंपनी करेगी। और इस व्यवस्था के लिए राज दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति होगी। यानी उस राज्य की विदेश नीति को नियंत्रित करने के लिए उस राज्य के राज दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त होगा, जिसका कार्य होगा उस राजा के विदेश नीति पर नियंत्रण रखना। तो अगर वो विदेश नीति का नियंत्रण करने आया है, सेना भी उसकी है, तो क्या वो आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा? आपके आंतरिक मामलों में भी तो हस्तक्षेप करेगा। लेकिन चूंकि दुश्मन यानी पटीदार अगर कोई हो और उसको पराजित करना हो, उससे दुश्मनी बहुत घोर वाली चल रही हो, तो उसे पराजित करने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति का भी सहयोग ले लेते हैं जो बाद में मेरा ही नुकसान कर दे। तो यहां पर वही हाल था। मराठों से सुरक्षा के लिए निजाम ने अंग्रेजों का सहयोग लिया, और वो अंग्रेज जो कभी भी किसी के नहीं थे, वो तो अपने बाप के भी नहीं थे, तो तुम्हारे कहां से हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आई। अब देखिए इससे नुकसान क्या था। भारतीय रजवाड़ों को सहायक संधि से नुकसान क्या है और फायदा क्या हो सकता है? पहली तो आपने अपनी सेना भंग कर दी। भारतीय रजवाड़ों ने अपनी सेना भंग की, तो सेना में पहले कौन थे? ज्यादातर उन्हीं के राज्य के लोग रहे होंगे, उन्हीं कुटुंब के लोग रहे होंगे, स्वाभाविक है। तो अगर सेना भंग कर रहे हैं तो जो लोग सेना में वेतन पाकर के कार्य कर रहे थे वो सारे क्या हो गए? बेरोजगार। पहली चीज, ठीक, वो सारे हो गए बेरोजगार। दूसरा, यानी इन लोगों को जो आप वेतन दे रहे थे, ये जो विश्वास पात्र आपके बन सकते थे, उनको आपने नौकरी से निकाल दिया, अर्थात तो वो लोग अब आपके विश्वास पात्र नहीं होंगे और अंग्रेजों के विरोधी हो सकते हैं, या अंग्रेजी सेना में सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं। दूसरा, यहां से जो पूंजी बची, भाई आप पहले वेतन देते थे, अब वेतन नहीं दे, तो जो पूंजी बची वो पूंजी कंपनी की जो टुकड़ी थी उसे दे दिया, यानी उसका खर्चा निर्वाह कर लिया।
कंपनी की टुकड़ी के खर्चे भी ज्यादा रहे होंगे इनकी अपेक्षा, क्योंकि यहां कहीं 10,000 की सेना तो वहां 500 की सेना उस 10,000 पर भारी पड़ती। ये चीजें आई यहां पर। अब भारतीय रजवाड़ों को फायदा क्या होगा भविष्य में? तो शायद फायदा यही हो सकती थी कि शांति रहे, शांति की स्थापना हो सकती थी। अब यहां देखते हम लोग कैसे हुआ। मानते हैं ये हैदराबाद हो गया, ये मराठे हो गए, मैसूर हो गया, होलकर हो गए, ठीक है, कर्नाटक हो गया, सारे राज्य। धीरे धीरे इन सभी राज्यों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक, इन सबने अपनी सेना भंग कर दी है, सबने अंग्रेजों की सुरक्षा प्राप्त कर ली। तो अगर अंग्रेजों की सुरक्षा प्राप्त कर ली है तो पहले अंग्रेजों को अपनी जो भी सेना रखनी पड़ती थी, सेना पर स्वयं खर्च करना पड़ता था, स्वाभाविक। लेकिन अब उसकी सेना की मान लो कि 10 राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की, तो 10 कंपनी, सेना की 10 कंपनियां उन 10 राज्यों में आके बैठ जाएंगे। यानी उन 10 कंपनियों का खर्च जो है वो कौन वहन करेगा? भारतीय रजवाड़े। सही तो। यानी अगर ब्रिटेन की सेना के पास सहायक संधि से पहले यानी 1797 में सेना की कुल 10 बटालियन हो यानी 10 कंपनी हो, तो इन 10 कंपनी कहां आ गई? रजवाड़ों खर्चे पे जीवित रहने लगी। तो क्या ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अतिरिक्त 10 कंपनी का सृजन कर सकती थी? जो पैसा पहले इस कंपनी पर खर्च कर रही होगी वो पूंजी यहां पर इन रजवाड़ों ने ग्रहण कर लिया, उसका अधिवार, तो ये 10 कंपनी पुनः, यानी सहायक संधि के माध्यम से कंपनी का सेना में वृद्धि हो गई। ठीक, कंपनी की सेना में वृद्धि हो गई। वही हाल, न हर्रे लगी न फिटकरी और मन का चोखा होए। यहां कंपनी ने अतिरिक्त 1 भी रुपया व्यय नहीं किया और बिना अतिरिक्त 1 भी रुपया व्यय किए ही उसने अपनी सेना की संख्या में वृद्धि कर ली, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा वृद्धि की। ठीक है, सॉरी। ठीक, दूसरी चीज, मान लो ये सभी रजवाड़े सहायक संधि में आ गए, तो इनकी विदेश नीति का नियंता कौन? कंपनी, रेजिडेंट। तो अगर रेजिडेंट ब्रिटिश नीति इनका कंपनी का है, और इस सहायक संधि में एक और था, हमारा मित्र आपका मित्र, हमारा शत्रु आपका शत्रु। तो कंपनी ने इनसे सहायक संधि की, इनसे सहायक संधि की, इनसे, तो इन आपस में पहले जो इनमें झगड़ा होता था, क्या इस नीति के अनुसार अब झगड़ा होगा? भाई सेना मेरी, यहां पर भी मेरी सेना, तो हम काहे इनसे लड़ने भेजेंगे? तुम चिल्ला रहे हो तो चिल्लाओ, आपस में बैठा करके समझौता करा दिया जाएगा, लेकिन युद्ध की स्थिति नहीं होगी। अर्थात ये सेना किसके काम आएगी? अंग्रेजों के। एक अच्छी नीति, अर्थात वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से 1805 तक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को चिरस्थायी बना दिया था। अंग्रेजी साम्राज्य इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है कि उसे अब हटाया नहीं जा सकता था भारत से, नेपोलियन हो या कोई और, क्योंकि इनकी सेना की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। अधिकतर उन्होंने मित्र भी बना लिए थे। इन राज्यों से जब जरूरत होती, जितनी सेना की जरूरत होती, तुरंत भर्ती कर दिया जाता, क्योंकि सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त इनके सैन्य योद्धा बेरोजगार हो चुके थे। जैसे ही उनको मौका मिलता सेना में सम्मिलित होने, उन्हें सम्मिलित कर लिया था। और छोटे बहुत थे, बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं थी। थोड़े से प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें एक कुशल सेना
निर्मित हो सकती थी। इसी समय जब रूस से उसने संबंध स्थापित किए नेपोलियन ने, देखिए 1807 ये टाइम है टिलसिट की संधि का, ठीक। 1807 में टिलसिट की संधि हुई और यह संधि नेपोलियन और रूस की जार से हुआ। और जब यह संधि हुआ तो यह निर्णय लिया गया कि इस संधि के माध्यम से हम आगे भी विस्तार कर सकते हैं। ब्रिटिश कंपनी को क्या लगा कि रूस भी अब मित्र हो चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि नेपोलियन और रूस एक साथ मिलकर के अफगानिस्तान की तरफ से भारत पर हमला कर दें। इसलिए इस समय अफगानिस्तान की सीमा की सुरक्षा की चिंता हुई और अंततः इस सीमा सुरक्षा के लिए 1809 में अमृतसर की संधि हुई। किसके साथ? राजा रणजीत सिंह के साथ। यानी जब तक नेपोलियन जीवित रहा, अंग्रेजों ने अपने भारतीय उपनिवेश को सुरक्षित बचाए रखने के लिए हमेशा चिंतित रहे। नेपोलियन के जाने के पश्चात अंग्रेजी साम्राज्य इतना मजबूत हो गया था, या यूरोप में कोई ऐसा साम्राज्य या शासक इतना प्रभावशाली नहीं आया कि उन्हें कोई चिंता होती भारतीय उपनिवेश को बचाने की। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन नेपोलियन के समय अंग्रेजों की चिंता बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन किया ताकि वो अपने इस साम्राज्य को बचा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सत्रह सौ निन्यानवे में मैसूर का विलय कर लिया। क्यों? 1799 से पूर्व हम जब देखते हैं 1782 से 1799 तक मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। डर सब कुछ करवाता है। अंग्रेजों में नेपोलियन का भय इतना ज्यादा था कि वो हर हथकंडा अपनाने को तैयार थे, उसमें उनके ऊपर इल्जाम चाहे जो लगे, उससे डर नहीं, बस मेरा साम्राज्य बचना चाहिए। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित, और प्रभावित इतना ज्यादा हो गए कि इन्होंने जैकोबिन दल की सदस्यता भी ले डाली। श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगा डाला। कई देशों को राजदूत भी भेजे और सेना का आधुनिकीकरण तो हैदर अली के समय से था। ठीक, यहां तक कि 1797-98 में तुर्की और फ्रांस से सहायता प्राप्त करनी चाहिए। अब अगर तुम ये कर रहे हो तो क्या अंग्रेजों को अच्छा लगता? ये तो अच्छी बात नहीं थी। अंग्रेजों को कहीं से भी अच्छा नहीं लग सकता था, और अगर अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगेगा तो क्या अंग्रेज इसका विरोध नहीं करेंगे? स्वाभाविक है। इसलिए लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में मैसूर पर आक्रमण किया और टीपू की इसमें मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। कहते हैं मैसूर का अधिकतर हिस्सा कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया, और जो थोड़ा बहुत बचा वो पुराने राजवंश कृष्ण राज थर्ड, जो एक 5 वर्ष का अल्पवयस्क बच्चा था, इस शासक बनाकर सहायक संधि स्वीकार करा के इसको मैसूर का शासक घोषित कर दिया कंपनी ने। यानी मैसूर एक आश्रित राज्य की तरह हो गया। ठीक है।
टीपू 1790 से 92 जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसी में कार्नवालिस ने टीपू की शक्ति इतनी कमजोर कर दी थी कि भविष्य में टीपू के लिए सिर्फ छटपटाने का ही मार्ग बचा था। और 1799 में जब टीपू ने यह देखा कि यूरोप में नेपोलियन है और नेपोलियन की योजना भी है भारत पर आक्रमण करने की, तो इन्होंने उससे मदद चाही। तो चोर चोर मौसेरे भाई हो सकते थे। तो कहते हैं कि नेपोलियन तो यहां नहीं आ पाया, लेकिन बेलेजली ने तुरंत मैसूर पर आक्रमण किया और टीपू को ही खत्म कर दिया। यानी भारत में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो बाह्य सहायता प्राप्त कर सके या नेपोलियन को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित कर सके। ये चीजें आई। नेक्स्ट तक बढ़ते हैं। द्वितीय सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध की। अब देखिए आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ। इस आंग्ल मराठा युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में लगभग मराठे भारी पड़े थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज भारी पड़ते हैं और अंग्रेजों ने मराठा संघ जो था उसे तोड़ दिया। मराठा संघ को तोड़ दिया। मराठों में 4 प्रमुख सरदार थे जो एक संघ बनाए हुए थे, जिसमें सिंधिया, गायकवाड़, भोसले और होलकर, ये 4 थे, जिसमें होलकर और सिंधिया ये महत्वपूर्ण हैं। भोसले और गायकवाड़ इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। लेकिन यहां समस्या ये होती है, रघुनाथ राव, माधवराव, इन सब का प्रश्न, ये सारी चीजें, और अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने के लिए विवश होना पड़ता है। 82 में जब सालबाई की संधि हुई थी तो उसमें यह कहा गया था कि 20 वर्षों के लिए अंग्रेज और मराठे शांति समझौता कर रहे हैं, और स्वाभाविक था 20 वर्ष जैसे ही कंप्लीट हुआ 1803 में आंग्ल मराठा युद्ध पुनः प्रारंभ हो जाता है। और 1805 में जब होलकर की पराजय हुई तो फिर संधि हुई और जितने भी मराठा सरदार पराजित होते गए, सभी सरदारों ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। सभी सरदारों ने सहायक संधि स्वीकार की। अब स्थिति क्या थी कि मराठे जो एक शक्तिशाली थे, भारत में मुगलों के बाद सत्ता की स्थापना कर सकते थे, वो मराठे भी अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार करके मराठा सेना भंग कर दे रहे हैं। अर्थात अब भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो अंग्रेजों को चुनौती प्रदान कर सके। यानी अब भारत में सत्ता केवल और केवल अंग्रेजों की होगी। बाद में परिस्थितियां चेंज होंगी तो अंग्रेजों के खिलाफ कोई जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। ये व्यवस्था आई, ठीक है, सॉरी। देखिए दूसरा, बंगाल टाइगर लॉर्ड वेलेस्ली को एक उपनाम दिया गया, इसे बंगाल टाइगर का नाम दिया गया। वेलेस्ली को बंगाल टाइगर उपनाम से भी पुकारा जाता था। जो भी बात रही हो, कहते हैं बंगाल के जो शेर होते हैं बड़े मजबूत काठिक होते हैं और बड़े खूंखार होते हैं। इसके विषय में वो चीजें आई क्योंकि इससे पहले तक जो भी थे वो उन्होंने कंपनी के साम्राज्य को इतना विस्तार नहीं दिया, इतनी मजबूती नहीं दी जितना वेलेस्ली देके गया। इसलिए इसे हम लोग बंगाल टाइगर के कहते हैं। देखिए दूसरा काम क्या किया। 1800 में इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। देखिए इस कॉलेज का काम क्या था। इस कॉलेज में जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनका प्रशिक्षण होता था। प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया था कि ब्रिटेन से जब आएंगे चयन होकर के तो यहां पर उन्हें भारतीय संस्कृति, व्यापार, जो भी यहाँ कल्चर है उससे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा इस कॉलेज में। लेकिन 1802 में
निदेशक मंडल के आदेश पर इस कॉलेज को बंद कर दिया गया। ठीक, यानी कॉलेज की स्थापना हुई, निदेशक मंडल ने उस कॉलेज की अनुमति नहीं दी तो वो कॉलेज भी बंद हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। (1802) में विलेज अली के ही टाइम, विलेज अली के ही समय मुगल बादशाह शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम से लॉर्ड लेक समानता के आधार पर मिलता है। यानी कंपनी ने मुगल शासकों के अधीन जो अब तक मानते चले आ रहे थे स्वयं को, वह अधीन यहीं से खत्म हो गया। उन्होंने यह कहा कि मुगल बादशाह मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, मैं उससे श्रेष्ठ नहीं हूं, समान हूं। अगर वो एक शासक है तो हम भी कमजोर नहीं हैं। लॉर्ड लेक विलेज अली के टाइम में मुगल बादशाह शाह आलम से समानता के आधार पर मिलता है और यहीं पर शाह आलम को कंपनी ने पेंशन दे दी। यानी शाह आलम यानी मुगल बादशाह यहीं से कंपनी का पेंशन भोगी शासक हो गया। तो अगर इतनी शक्ति है कि आप अपने राज्य के लिए, अपने भोग विलास इत्यादि के लिए राजस्व इतना नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपका जीवन अच्छे से चल सके, तो फिर कंपनी आपसे समानता के स्तर पर तो मिलती ही मिलती। कंपनी आपका जीवन अगर चलाएगी तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते थे कि जीवन चलाने वाला व्यक्ति आपसे निम्न हो, आपके अधीन रहे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो जीवन चलाता है, जो आपको आपके खर्चे की पूर्ति करता है, वही आपसे श्रेष्ठ होता है। तो यहां पर ये आधार बना और कंपनी स्वयं को मुगल बादशाह से श्रेष्ठ मानने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69। ठीक है, इस युद्ध में मैसूर के सुल्तान थे हैदर अली। भाई ये टाइम जिस समय का, उसमें शायद कंपनी भी बहुत सशक्त नहीं रही होगी और हैदर अली की भी स्थिति वही रही है। कहते हैं इस आंग्ल मैसूर प्रथम जो युद्ध हुआ, इसमें हैदर अली ने कंपनी की सेना को 2 बार पराजित किए। काफी अंग्रेज बंदी बनाए गए। बाद में 1769 में मद्रास की संधि होती है। 1769 में मद्रास की संधि हुई और इस मद्रास की संधि में शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए। एक दूसरे के जीते गए भूभाग वापस हो गए। बंदी जो भी थे उन्हें छोड़ दिया गया या मुक्त कर दिया गया। ये हुआ, ये व्यवस्था भी दी गई। ठीक है, अब आते हैं दूसरे
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। हाँ 1 मिनट रुकिए। देखिए इसके हम लोग पहले पृष्ठभूमि देखते हैं। जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में इस टाइम पर 3 प्रमुख शक्तियां थी, अंग्रेज, मराठे, निजाम और मैसूर। 3 भारतीय और 1 ब्रिटिश, ये 3 शक्तियां थी। जब जब भी भारतीय शक्तियां एक साथ रहीं, अंग्रेज पराजित हुए, और जब भारतीय शक्तियां अंग्रेजों के पक्ष में चली गई तो भारतीय पराजित हुए। ये चीजें थी, यानी यहां दक्षिण में गुटबंदी की प्रक्रिया होती थी, गुट बनते थे और उस गुट में यह व्यवस्था आ जाती थी स्वतः ही। ठीक है, तो अब यहां हम लोग ये देखें कि व्यवस्था कैसे है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में वही टाइम था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में स्थिति क्या थी कि हैदर, निजाम प्लस मराठे ये तीनों साथ थे, इसलिए इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए। ठीक, अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं। सॉरी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अब जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का टाइम है 1780 से 84। ठीक, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का टाइम पीरियड है 1775 से 82। टाइम देखिए, यानी अंग्रेजों का मराठों के साथ युद्ध पहले से चल रहा था, और इस अंग्रेजों के साथ जो मराठों का युद्ध चल रहा था उसी दौरान हैदर अली ने भी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कर दी। ठीक, यानी 1780 से 82, यानी ये टाइम है जिसमें मराठे प्लस मैसूर ये साथ में है। तो अगर मराठा और मैसूर एक साथ हैं तो पराजय किसकी हो सकती थी? अंग्रेजों की। ये तो होगा। 1782 में सालबाई की संधि हो गई, सालबाई की संधि हो गई, और जब अंग्रेज और मराठों में संधि हो गई तो फिर मैसूर ही तो बचा। सॉरी, जब संधि हुई तो 1782 से 84 का टाइम जो है इसमें मैसूर वर्सेस अंग्रेज प्लस मराठे, क्योंकि सालबाई की संधि हो चुकी है। सालबाई की संधि अगर हो चुकी तो फिर अंग्रेज और मराठे मित्र हो चुके हैं, मैसूर अकेला बचेगा। 1782 में ही हैदर अली की भी मृत्यु हो गई और मैसूर राज्य का नया नवाब हुआ टीपू सुल्तान। ठीक, अब जब टीपू हुए हैं तो 82 से 84 का जो काल था इसमें युद्ध लगभग बराबरी पर छूटा। कहते हैं लगभग 2 युद्ध टीपू जीते और 2 युद्ध अंग्रेजों ने जीते। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार भी किया, दोनों ने एक दूसरे के लोगों को बंदी भी बनाया, और अंत में 1784 में मंगलौर की संधि होती है। पुनः वही चीजें अब दोहराएगी। मंगलौर की संधि में एक दूसरे के मित्र रहेंगे, हमारा दोस्त तुम्हारा दोस्त, हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, जीते हुए भूभाग एक दूसरे को वापस कर दें। दूसरी चीज,
एक दूसरे को वापस जीते हुए भाग, बंदी बनाए गए एक दूसरे के लोगों को रिहा कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीजें हुई, तो ये युद्ध भी मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। थर्ड आंग्ल मराठा देखिए, सॉरी आंग्ल मैसूर, थर्ड आंग्ल मैसूर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है। इस युद्ध में जो सबसे अच्छी चीज थी, इसमें टीपू ने ही मैसूर की सेना का नेतृत्व किया, लेकिन अंग्रेजों ने एक चाल चली। चाल ये थी अंग्रेजों की कि अंग्रेजों ने पहले ही मराठों प्लस निजाम को लालच दिया, इनको लालच दिया और ये तीनों एक साथ हो गए, यानी टीपू वर्सेस अंग्रेज, मराठे प्लस निजाम, यानी तीन शक्तियां एक साथ हैं। किसके खिलाफ? टीपू के खिलाफ। ऐसी स्थिति में मैसूर की विजय की संभावना नहीं होती, ये था। ठीक, 1792 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो कहते हैं संधि जो हुई वो थी श्रीरंगपट्टम। संधि, ये टीपू की राजधानी है, राजधानी के काफी नजदीक हुआ था। लगभग आधा से ज्यादा भूभाग टीपू का अंग्रेजों ने जीत लिया, और जब जीत लिया तो जीते गए भूभाग मराठों को प्लस निजाम को बांट दिए गए, और जो सैन्य दृष्टि से मजबूत क्षेत्र थे, किले इत्यादि थे, वो अंग्रेजों ने स्वयं अपने पास रख लिए। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अपने मित्रों को मैंने ज्यादा मजबूत ना करते हुए मैसूर को पंगु बना दिया। यानी मित्रों की शक्ति नहीं बढ़ी बहुत ज्यादा, लेकिन मैसूर की शक्ति बहुत खत्म हो गई। इसमें मैसूर के ऊपर 3.5 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति लिए गए थे। सैन्य नियंत्रण, सेना की संख्या निर्धारित कर दी गई थी। कई चीजें हुई थी, सेना की संख्या निर्धारित कर दी गई, युद्ध क्षतिपूर्ति लिए, यानी टीपू की शक्ति को बहुत ज्यादा तोड़ने का प्रयास किया गया था। और इन लोगों को भी जो भूभाग निजाम और मराठों को दिया गया वो बहुत ज्यादा उत्पादक नहीं था, बल्कि अनुत्पादक भूभाग दिए गए जहां से कुछ मिलता ही नहीं था। ये लोग उसी अनुत्पादक पहाड़ी क्षेत्र को पा करके बड़े खुश हो गए। अरे ऐसे क्षेत्र को पाने से क्या मतलब जिससे आपका एक शक्तिशाली मित्र खो दिया हो, जिसकी वजह से 82 में जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किया खत्म हुआ तब मराठे मजबूत स्थिति में थे, निजाम मजबूत स्थिति में था। लेकिन बाद में जब स्थिति ये हो गई तो खुर्जा के युद्ध में मराठों ने निजाम को, भाई आपस में युद्ध कर रहे थे, कम से कम बाह्य शक्ति के खिलाफ तो आप लोग एक मंच पर आ सकते थे। लेकिन ऐसी दूरदर्शिता न मराठों में थी न निजाम में थी, सिवाय टीपू और हैदर अली में थी। लेकिन ऐसे अदूरदर्शी लोगों के साथ भारतीयों का गठबंधन बन ही नहीं सकता था, क्योंकि ये सभी स्वार्थ से प्रेरित थे, थोड़े से लाभ के लिए गधे का भी साथ दे सकते थे। वहां तो चालाक लोमड़ी बैठी हुई थी, उसने इनसे साथ लिया। अभी आपको आपस में लड़ाएगी, बाद में आपको कचरेगी। ठीक है, तो लोग लात खाने के लिए तैयार थे, बाद में वही पाया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, इसमें टीपू पराजित हुए और गोली लगने से मृत्यु हो गई।
जब टीपू पराजित हुए, गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई, तो अब स्थिति क्या थी कि अब कोई ऐसा नहीं था जो मैसूर राज्य को अच्छा कर पाता। तो मैसूर राज्य के अधिकतर एक छोटे से क्षेत्र को, यानी छोटे से भूभाग को पुराना वंश, हैदर अली भाई एक सैनिक थे वाडियार वंश में, फिर इन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली थी। वाडियार वंश जो पुराना पहले वहां शासक था, वाडियार वंश के एक 5 वर्षीय बालक, नाम था कृष्णराज थर्ड, इसे शासक बनाया गया और जितना भी भूभाग था वो कंपनी के अधीन ले लिया गया। कृष्णराज थर्ड से सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए। कब? 1799। ठीक है, तो मैसूर यहां पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखें तो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे किया और उस स्थिति तक पहुंच गए कि अंग्रेजों को पराजित करना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि भारतीय जो शासक वर्ग था, जो भारतीय रजवाड़े थे, इन रजवाड़ों में दूरदर्शिता और एकता की हमेशा कमी रही। और अगर किसी भी शासक में दूरदर्शिता की कमी है तो एक अच्छा शासक नहीं हो सकता। भारतीय शासकों में जिनमें दूरदर्शिता थी भी वह गुट नहीं बना सके, क्योंकि पहला हैदर अली, दूसरा टीपू सुल्तान, इन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर करने की बात सोची और ये जानते भी थे, भाई हैदर की बात ना करें, टीपू, हैदर तो जानता था कि त्रिगुण, टीपू तो यहां तक कि बाह्य सहायता के माध्यम से, अगर बाह्य सहायता लेनी पड़े तो बाह्य सहायता प्राप्त करके अंग्रेजों को देश से बाहर भगाया जाए। टीपू का यह भी उद्देश्य था। टीपू ने बाह्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास भी किया। ठीक है, उसने फ्रांस, तुर्की, मिस्र, कई जगह अपना राजदूत भी भेजा। उसने सेना को, जो टीपू की सेना थी, उसे आधुनिक ढंग से सुसज्जित भी किया। इस सेना को आधुनिक ढंग से बनाने के लिए कई यूरोपीय अधिकारी सेना में नियुक्त किए। कई अधिकारी, टीपू जो छोटा सा राज्य था बहुत जल्दी उन्नति हुआ। ठीक है, अंग्रेज के विरोध में निजाम और मराठे दोनों बहुत पुराने राज्य थे। मराठे तो भाई बहुत समय से राज्य कर रहे थे। मराठे चाहते तो वो मैसूर से कुछ सीख सकते थे, बहुत अच्छे से सीख सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, सेना का आधुनिकीकरण कर सकते थे, निजाम भी कर सकता था। लेकिन भारतीय अधिकतर रजवाड़ों में एक जो परंपरा थी, एक जो सोच थी, वो श्रेष्ठता की सोच। वो ये सोचते थे कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, और जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, तो हम किसी दूसरे से सीखने का प्रयास नहीं करते। और जब हम किसी और से सीखने का प्रयास नहीं करते हैं तो उसी समय से मुझ में एक लक्षण आ जाता है जिसे कहते हैं कूप मंडूक। यानी मेरे पास जो ज्ञान है उसी को हम सबसे ज्यादा मानते हैं, हम किसी और से कुछ नहीं सीख सकते। मराठे और निजाम में भी यही कूप मंडूकता भरी हुई थी। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और इसी कारण उन्होंने कभी भी किसी और चीज से सीखने का प्रयास नहीं किया, जिसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ उनकी हार हुई और अंत में पतन हुआ। ठीक है, तो ये चीजें थी जो भी था। अब हम लोग अगली क्लास कर लेते हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।